वेलकम बच्चों। हम लोग अभी चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है जो आप लोगों को पढ़ना है। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ सवाल बनाए थे, तो आपने देखा कि हाइट्स एंड डिस्टेंसेस निकालने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कितनी आसानी से यूज़ करते हैं। तो कुछ सवाल आप लोगों ने देखे थे और कुछ हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो ये सवाल एनसीईआरटी की आपकी जो किताब है और कुछ सवाल बाहर के हैं। ये सभी सवाल काफ़ी अच्छे हैं और एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे सवाल हमेशा पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आज हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा पहले कहा था कि सवाल ज़रा लंबे होते हैं, इसलिए बोर्ड पे नहीं लिखेंगे हम लोग, और आप लोग किताब लेके बैठिएगा और तब हम लोग इसको ठीक से समझ भी सकेंगे और कर भी सकेंगे। तो आज का पहला जो सवाल है वो है आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 9.1। इसमें कहा गया है, as observed from the top of a 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस आपने फोटो देखी होगी या जानते होंगे कि अक्सर ये समुद्र में होता है और जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बहुत ऊंचा होता है और इसमें से बहुत तेज इंटेंसिटी की लाइट निकलती है। तो एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। 75 मीटर हाई है वो लाइट हाउस और उसके टॉप पर कोई है और वहां पे से देख रहा है। क्या देख रहा है? फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल से ये 75 मीटर हाई है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो देखता है कि समुद्र में दो जहाज हैं और उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। तो अगर ये लाइट हाउस हो और ये सी लेवल हो तो सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, या तो दोनों इसी तरफ हैं या तो दोनों इसी तरफ हैं। तो एक जहाज ये है, उसके ठीक पीछे दूसरा जहाज ये है। एक को इसके टॉप से देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसा कि हमने बताया था, हमेशा हॉरिजॉन्टल से बनता है। तो यहाँ टॉप पर बैठा है, इसका ये नॉर्मल साइड है और यहाँ पर नीचे देखने के लिए इसको अपने आई को झुकाना पड़ेगा। तो जिस एंगल से झुकाना पड़े ये एंगल ये है और फिर दूसरा ये है। तो एक एंगल 30 और दूसरा 45 है। ये है 30 डिग्री और ये है 45 डिग्री। यहाँ पर है ऑब्जर्वर, ये है ऑब्जर्वर, यहाँ ऑब्जर्वर है और यहाँ पर शिप नंबर, और यहाँ पे शिप नंबर 2 है। 1 है 2 है। ए पर पहला शिप है और बी पर उसके पीछे वाला शिप है। तो एक के पीछे दूसरा शिप इस तरह से चला जा रहा है और ये 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। ये सी लेवल है। दिस इज सी लेवल। तो अब हमको पता ये लगाना है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। इन दोनों के बीच क्या डिस्टेंस है ये हमको निकालना है। तो अब देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन तो हमको पता है, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन हमको कैसे पता चलेगा? देखिए, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है और इसलिए अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। देयरफॉर दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल 45 डिग्री and this angle equal to that angle, that is 30 डिग्री।
और हमको ये डिस्टेंस निकालना है। इसको अगर हम x मान लें और इसको y मान लें, इसको p और इसको q मान लें, तो हमको x कितना होगा, a से b तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये पता करना है। तो पहले की तरह थोड़ा डिस्क्रिप्शन इसका लिखा जाए तो PQ क्या है, हाइट ऑफ लाइट हाउस 75 मीटर। A and B are positions of ships at an instant, जब इनको ऑब्जर्व किया जा रहा है उस समय में पहले वाले जहाज का पोजीशन A है और दूसरे वाले का B है। A से B तक के बीच का डिस्टेंस हमको पता करना है। नेक्स्ट, सिंस PR is parallel to QB, therefore angle RPA equal to angle PAQ, that is 45 डिग्री। और इसी तरह से एंगल RPB इक्वल टू एंगल PBQ, और ये है 30 डिग्री। तो ये आपको बताना चाहिए। पहले तो आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर दिया हुआ है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना चाहिए, यहाँ पे शो करना चाहिए, ठीक। और फिर क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं इसलिए अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होने के कारण यहाँ जो एंगल बनेगा वो यहाँ बनेगा और यहाँ जो एंगल बनेगा वो यहाँ बनेगा। लेट QA इक्वल टू y मीटर, तो वी हैव टू फाइंड AB इक्वल टू x, ये हमको पता करना है। तो जो जो इंफॉर्मेशन हमको दिए गए हैं उनके अनुसार ये फिगर हो गया। कल्पना कीजिए कि ये समुद्र की सतह है, पर ये लाइट हाउस है, यहाँ से लाइट निकल रही है और उसी के टॉप पर एक ऑब्जर्वर है जो कि दो जहाजों को देखता है और इस तरह से एंगल्स बनते हैं और ये डिस्टेंस हमको निकालना है। तो पहले की तरह ही हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं एज यूजुअल और दोनों का यूज हम करेंगे x को पता करने के लिए। तो पहले इस ट्रायंगल से चलते हैं। फ्रॉम राइट ट्रायंगल PQA tan 45, देखिए tan का यूज कर रहे हैं बिकॉज ये हमको मालूम है और tan यूज करेंगे तो ये y निकल जाएगा जो कि x को निकालने में बाद में हेल्पफुल होगा, इसलिए इसको निकाला जाए। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू 75 बाई y, तो देयरफॉर 1 इक्वल टू 75 बाई y और y इक्वल टू 75 मीटर। पहले भी बताया था कि अगर ये 45 डिग्री का एंगल यहाँ बनता है, यहाँ 90 है ही, तो ये भी 45 ही बनेगा और इसलिए ये और ये दोनों इक्वल होते हैं। तो इस तरह से लेकिन हम लोग इसको निकालें यहाँ पे। तो एक ट्रायंगल से हमारा काम हो गया। अब जो दूसरा राइट ट्रायंगल है वो है PQP। अब यहाँ से देखिए क्या मिलता है हमको। तो फ्रॉम राइट ट्रायंगल PQB यहाँ से क्या मिलेगा, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। तो यहाँ भी हम tan लगाएंगे क्योंकि ये और x है इधर, y भी पता है, तो दिस बाय दिस x निकल जाएगा। tan लगाएंगे तो कॉट भी लगा सकते हैं। tan 30 डिग्री इक्वल टू 75
प्लस दिस होल y प्लस x। y का वैल्यू हम निकाल चुके हैं और उसको रख देंगे यहाँ पर। tan 30 डिग्री का वैल्यू रख दीजिए। 1/√3 इक्वल टू 75 और 75 प्लस x, 75/75 प्लस x। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो 75√3 इक्वल टू 75 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 75√3 माइनस 75, या 75 को अगर हम कॉमन ले लें तो √3 माइनस 1 इतना मीटर। और जैसा कहा था कि अगर √3 का वैल्यू दिया हुआ है सवाल में तो वो वैल्यू हमको यहाँ पे रखकर मल्टीप्लाई करके जवाब फाइनल देना होगा, और नहीं तो जरूरी नहीं है। ये देखिए तो हो गया। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन शिप्स इक्वल टू 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ये आपका जवाब हो गया। जहां दोनों ट्रायंगल आपने ठीक ठीक बना दिए, सारा इंफॉर्मेशन सही सही लिख दिया, तो इसके बाद का काम बहुत आसान है। आप पहले भी देख चुके हैं, अभी भी देख सकते हैं। अगला जो सवाल है वो भी काफी अच्छा है। यह है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि स्टेट हाईवे मतलब हाईवे है, जैसे नेशनल हाईवे होता है NH, या स्टेट हाईवे। और स्ट्रेट है मतलब सीधा है, कहीं मुड़ा नहीं है। जितने डिस्टेंस का ये जिक्र कर रहे हैं सवाल में वो सीधा है। A state highway leads to the foot of a tower। तो ये कहाँ जाता है? एक टावर के फुट पर जाता है। मतलब कि अगर ये हाईवे है, हाईवे जा रहा है, तो यहाँ ये टावर है, ये टावर है, ठीक है। और a man standing at the top of the tower। देखिए ये टावर के टॉप पर एक आदमी बैठा है। Observes a car at an angle of depression of 30 डिग्री। यहां से देखता है कि एक कार जो है वो क्या है, 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। इसको देखने पे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है, इसको आंख को जो नीचे झुकाना पड़ रहा है, कितने एंगल से झुकाना पड़ रहा है? 30 डिग्री से, इस कार को देखने के लिए। और पहले की तरह यहाँ भी बन जाएगा एंगल 30 डिग्री, क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल हैं, पैरेलल हैं। और फिर विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। ये कार चल रही है और कहाँ जा रही है? तो टावर के फुट की तरफ जा रही है। विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, इसके स्पीड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं है। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड के बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो जब ये इसके फुट की तरफ 6 सेकेंड चल दी, तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन गया? 60 डिग्री बन गया। तो यहाँ A है, यहाँ B है, ये है P और ये है Q। A से B तक आने में इसको 6 सेकंड लगे। तो अब कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से जहां पर कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री बनता है, वहां से इसको टावर के फुट तक आने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है ना। ये टावर है, यहाँ कार है, इसको ऊपर से बैठ के देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का बन रहा है। अब ये कार टावर की तरफ आ रही है,
6 सेकंड के बाद फिर जब ये देखता है तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया, बड़ा हो गया, बढ़ गया, अब 60 डिग्री हो गया, है ना। यहाँ पर आ गई कार, 60 डिग्री हो गया। अब सवाल ये है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, Q तक जाने में, B से Q तक जाने में इसको और कितना समय लगेगा, ये हमको पता करना है। तो सारी बातों को हम लोग एक बार शॉर्ट में डिस्क्राइब कर दें तो PQ जो है वो क्या है, टावर है, हाइट ऑफ टावर, इसको h मान लेते हैं, और A इक्वल टू पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ऑफ कार, और B क्या है, पोजीशन ऑफ कार आफ्टर 6 सेकेंड। और एक बात ध्यान दीजिए कि इसमें बताया है कि स्पीड कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म स्पीड को अगर हम x मान लें, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी x मीटर पर सेकेंड, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अगर हमने ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पता कर लिया तो पता लग जाएगा कि B से Q तक जाने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले AB हम निकालें, तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड, या स्पीड इंटू टाइम, ये डिस्टेंस हो गया। तो स्पीड है x और टाइम लग रहा है 6 सेकेंड का, 6 सेकेंड का स्पीड है इतना मीटर पर सेकेंड, और टाइम लग रहा है 6 सेकेंड का, तो ये हो गया 6x मीटर। ये डिस्टेंस A से B तक हो गया 6x मीटर। अब इधर चलें, ये तो नहीं पता है, ये तो हमको निकालना ही है कि कितने समय में कितने सेकंड लगेंगे यहाँ से यहाँ जाने में। तो मान लेते हैं, लेट टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम B to Q इक्वल टू T सेकेंड। मान लीजिए कि T सेकेंड का टाइम लगता है, तो देयरफॉर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, T इंटू एक्स। देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम B टू Q इक्वल टू TX मीटर, T इंटू एक्स मीटर। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह से ये दोनों डिस्टेंसेस हमको पता चल गए, और अब हमारा काम बहुत आसान हो गया है। एज यूजुअल दोनों ट्रायंगल्स को यूज करेंगे और अपना काम आगे करेंगे। यहाँ पर ये बता दें कि ये जो एंगल हैं, एंगल RPA इक्वल टू 30 डिग्री, और वही एंगल बनेगा PAQ पर, और यहाँ जो एंगल बन रहा है RPB 60 डिग्री, और उतना ही एंगल बनेगा PBQ पर। ये सारे डिस्क्रिप्शन आपको इसमें बताने पड़ेंगे, और इसके बाद एकदम जैसा आपने पहले के सभी सवाल बनाए हैं वैसे ही हम बनाएं। तो दोनों ट्रायंगल हैं, दोनों को यूज करें।
60 डिग्री फ्रॉम ट्रायंगल PQB H है और TX है, tan लगाएं, tan 60 डिग्री इक्वल टू H बाई TX या √3 इक्वल टू H बाई TX एंड देयरफॉर H इक्वल टू √3 इंटू TX। देखिए ये एक रिजल्ट हमारे पास आ गया बहुत आसानी से। और अब अगले ट्रायंगल में देखें तो कौन सा ट्रायंगल है, PQA। इसमें क्या है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू H बाई दिस होल मतलब TX प्लस 6X। ये हो गया। और अब वैल्यू रख देंगे tan 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री इज 1 बाई √3 इक्वल टू H बाई TX प्लस 6X या H इक्वल टू TX प्लस 6X बाई √3। ये हो गया। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें 1 और 2 को, तो ये भी H का वैल्यू है और ये भी H का वैल्यू है, तो बोथ आर इक्वल। तो बाई 1 एंड 2 √3 TX इक्वल टू TX प्लस 6X बाई √3 या 3TX इक्वल टू TX प्लस 6X। और बस अब हो गया 2TX इक्वल टू 6X, x कट गया और ये हो गया 3, देयरफॉर T का वैल्यू आ गया 3। और T हमने क्या माना था, T माना था कि यहाँ से B से Q तक जाने में कितना डिस्टेंस लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय कार टू रीच एट द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम B इक्वल टू 3 सेकेंड्स, तो क्योंकि यहाँ पर हमको डिस्टेंस नहीं मालूम था, डिस्टेंस निकाल लिया इस तरह से स्पीड इनटू टाइम से, और फिर एज यूजुअल उसको सॉल्व करके T का वैल्यू पता लगा लिया। ये इस सवाल में करना है, काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट सवाल है, ज़रूर बनाइएगा। इसके बाद अगला जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 16। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डाटा चेंज करके कभी कभी पूछा जाता है, तो अभी किताब में जिस तरह से है वो हम बनाते हैं। देखिए, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट। इसमें क्या है कि एक तो है टावर और जो उसका फुट है वहां से उसके टॉप को देखा जा रहा है। फुट से जो लाइन जा रही है दैट मीन्स ग्राउंड, ये यहां से इसके टॉप को देखा जा रहा है। तो क्या हुआ कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। ये देखिए, ये है 4 मीटर का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, और ये है 9 मीटर का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। ये टावर है PQ, यहाँ A और B। A से भी देखा जा रहा है
और बी से भी देखा जा रहा है। दो अलग अलग पॉइंट से इसके टॉप को देखा जा रहा है। तो जो एंगल्स बनते हैं वो कंप्लीमेंट्री है। कंप्लीमेंट्री मीन्स कि दोनों एंगल्स मिल करके, जो एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं वो दोनों एंगल मिल करके कितने हैं, 90 डिग्री। तो एक एंगल अगर थीटा हो तो दूसरा एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तभी दोनों ऐड होकर के 90 हो जाएंगे। तो प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हमको प्रूव करना है कि ये जो हाइट है ये 6 मीटर होगी इसकी, ये प्रूव करना है। दैट मीन्स हमको एच मालूम करना। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम कर दें, पी क्यू इक्वल टू हाइट ऑफ टावर इक्वल टू एच मीटर और क्यू ए इक्वल टू 4 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है, और क्यू बी इक्वल टू 9 मीटर, एंगल ए इक्वल टू थीटा। इफ एंगल ए इक्वल टू थीटा देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल बी विल बी 90 डिग्री माइनस थीटा। तो पहले की तरह हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं और tan लगाना होगा। tan लगा देते हैं, हाइट, डिस्टेंस परपेंडिकुलर और बेस, है ना। तो फ्रॉम राइट ट्रायंगल, कौन सा राइट ट्रायंगल ले ले, पी क्यू ए, tan थीटा इक्वल टू h बाई 4। अब थीटा का तो वैल्यू नहीं मालूम है इसलिए इसका वैल्यू नहीं रख सकते हैं, तो इसको अभी यहीं पे छोड़ दीजिए। और अगले ट्रायंगल में देखिए क्या है, बहुत मजेदार चीज है। तो फ्रॉम राइट ट्रायंगल पी क्यू बी, यहाँ क्या है, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा है इक्वल टू h बाई 9। और आपको थोड़ा सा बताया था कि 90 डिग्री माइनस थीटा में क्या होता है। 90 डिग्री माइनस थीटा में थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा, इन दोनों एंगल्स के जो रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनमें किस तरह का होता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा विल बी कॉट थीटा। अब ये देखिए बहुत ही अच्छी बात आपको मिल गई। हमको अब कुछ नहीं करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे मल्टीप्लाई, हमको दिख रहा है कि यहाँ tan है और यहाँ cot है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कट जाएंगे, कट के 1 आ जाएगा और हमारा आसानी से h का वैल्यू पता चल जाएगा। तो मल्टीप्लाई 1 and 2 tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू h बाई 4 इंटू h बाई 9। तो अब ये हो गया 1 इक्वल टू h स्क्वायर बाई 36 एंड देयरफॉर h इक्वल टू 6। तो हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 6 मीटर। ये प्रूव हो गया, जो हमको प्रूव करना था ये प्रूव हो गया। तो यहाँ ये ध्यान दीजिए, अगर इस तरह से आप करेंगे तो काफी आसानी से आपका सवाल बन जाएगा। ये बहुत ही अच्छा सा सवाल है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आपको कभी किसी सवाल में ये चीज देखने के लिए मिली होगी, ये सन्स एल्टीट्यूड। तो सन्स एल्टीट्यूड क्या होता है ये देखिए, सन्स एल्टीट्यूड। सन का एल्टीट्यूड ये नहीं मतलब कि सीधे सीधे से हम जमीन से ऐसा सीधा खड़ा करके सूरज तक कुछ चीज पहुंचा दें और उसकी ऊंचाई नाप लें, ये नहीं।
सन्स एल्टीट्यूड का मतलब कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है और ये ग्राउंड और सूरज है कहीं पर, और उसका शैडो यहाँ बन रहा है। शैडो, यह है ऑब्जेक्ट और ये है उसका शैडो, यहाँ तक छाया है। तो यहाँ तक छाया कैसे होगी, जबकि सन की जो रे आ रही है वो ऐसे आए, ऐसे आए। अगर इधर आएगी तो छाया इतनी छोटी हो जाएगी, यहाँ आएगी तो छाया इतनी छोटी हो जाएगी। तो ये जो शैडो है इतना लंबा बन रहा है, दैट मीन्स कि जो धूप है वो इधर और उसके बाद इधर आ रही है। इधर धूप नहीं है, यहाँ छाया है। तो ये जो है, देखिए सन यहाँ होगा इस तरह से, और ये रे आ रही है सन रे, और यहाँ पर जमीन पे टकरा रही है, और यहाँ ये शैडो बन रहा है। इसके चलते यहाँ पर धूप नहीं आएगी और यहाँ शैडो बनेगा। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड सन्स एल्टीट्यूड। हाँ, तो सन्स एल्टीट्यूड ये एंगल कहलाता है। और ये एंगल समय के साथ बदलता रहता है, क्योंकि मान लीजिए कि सूरज है यहाँ, इसका पोजीशन आ गया इधर, तो अब इस तरह से बनेगा शैडो, एकदम लंबा लंबा बनेगा। सन एकदम आ गया सिर पर, देखते हैं 12 बजे क्या होता है, शैडो आपको दिखाई नहीं देती है ना। तो एकदम यहाँ से रे आएगी, ऐसे करीब 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 ऐसे जाएगी। तो अलग अलग समय पर सन का पोजीशन क्या है उसके अनुसार यहाँ एंगल बनता है, और इस एंगल को सन्स एल्टीट्यूड कहते हैं। तो इससे रिलेटेड एक सवाल आप देखिए, इफ एट सम टाइम ऑफ द डे, दिन के किसी समय पर, किसी खास समय पर, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ ए वर्टिकली स्टैंडिंग पोल, वर्टिकली स्टैंडिंग पोल है, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द वर्टिकली स्टैंडिंग पोल टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। मान लीजिए कि यहाँ इसका ये शैडो, यहाँ ये शैडो बन गया, ऐसा इधर से रे आ रही है। तो if at some time of the day the ratio of the height of a vertically standing pole to the length of its shadow on the ground is √3:1, ये रेशियो दिया हुआ है √3:1। ये जो पोल का हाइट है और ये जो शैडो की लंबाई है, दोनों का रेशियो है √3:1। तो फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, दैट इज सन्स एल्टीट्यूड। ये हमको पता करना। ये हो गया ए बी सी, इस तरह से मान लें। ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ पोल है, और बी सी इक्वल टू लेंथ ऑफ शैडो एट एन इंस्टेंट। तो गिवन है क्या कि ए बी बाई बी सी जो है वो √3:1 है, ये हमको दिया हुआ है। और फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, ये हमको थीटा निकालना है, ये एंगल कितना बनेगा। तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस tan लगेगा, तो tan थीटा इक्वल टू ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी दैट इज √3/1, मतलब √3। अब आपको पता है कि tan का वैल्यू √3 कितने एंगल पर होता है, 60 डिग्री पे होता है। तो देयरफॉर थीटा विल बी 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। ये इसका जवाब हुआ। और इसी तरह का मिलता जुलता सा
एक और भी सवाल है, वो देख लीजिए। द शैडो ऑफ ए टावर, पहले टावर बनाया जाए, स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. देखिए 30 डिग्री 60 डिग्री, ये सन का एल्टीट्यूड यहाँ 60 डिग्री और यहाँ 30 डिग्री, जैसे जैसे दूर जाएंगे एंगल छोटा होता जाएगा। तो कह रहा है कि यहाँ पर शैडो का ये लेंथ है, ये टावर है और ये शैडो का लेंथ है, और जब 30 डिग्री का एंगल बनता है तो शैडो का लेंथ ये हो जाता है, ये, और ये जो लंबाई है ये इससे 40 मीटर ज्यादा है, 40 मीटर ज्यादा है। तो इसको अगर हम x मान लेंगे तो ये पूरा x प्लस 40 हो जाएगा, x प्लस 40 हो जाएगा। पहले जितनी लंबी शैडो बन रही थी उससे अब 40 मीटर ज्यादा लंबी शैडो बन रही है। तो हमको क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, h निकालना है, A B C D। तो क्या क्या है सवाल में, ए बी हाइट ऑफ टावर, और ये है h मीटर, और बी सी इफ बी सी इक्वल टू x देन according to question BD will be x plus 40। ये सब मीटर है ना। तो कह रहा है कि 60 डिग्री जब सन का एल्टीट्यूड था तब जितनी लंबी शैडो बन रही थी उससे 40 मीटर ज्यादा लंबी, ये 40 है यहाँ से यहाँ तक, तो पूरा मिलके x प्लस 40, तो 40 मीटर लंबी अब शैडो हो गई। पहले इतनी थी तो उसमें 40 और जोड़ दीजिए तो टोटल इतना, अब इतनी लंबी शैडो बन रही है जबकि सन एल्टीट्यूड 30 डिग्री है। तो हमको h निकालना है कि टावर की हाइट कितनी होगी, दो ट्रायंगल्स हैं और हमको पहले की तरह ही काम करना है। तो फ्रॉम राइट ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इक्वल टू h बाई x, इसका मतलब √3 इक्वल टू h बाई x, या x इक्वल टू कितना हो जाएगा, h बाई √3, ये हो गया h बाई √3। ये इस ट्रायंगल से हमने निकाला। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में आइए, यहाँ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो फ्रॉम राइट ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री इक्वल टू h बाई x प्लस 40। tan 30 डिग्री का वैल्यू रख दीजिए और h है, x हम निकाल चुके हैं, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो h का वैल्यू पता चल जाएगा। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1 से मल्टीप्लाई होके इतना ही रहेगा, h बाई √3 प्लस 40 इक्वल टू √3h, और इसलिए h प्लस 40 √3 बाई √3 इक्वल टू √3 इंटू h, ये मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा। तो h प्लस 40 √3 इक्वल टू 3h, और इसलिए 40 √3 इक्वल टू 2h, और फाइनली h इक्वल टू 20 √3, ये हमको मिला। Therefore, height of tower equal to 20 √3 मीटर। ये हमारा फाइनल जवाब
हो गया। तो इस तरह से अभी आपने देखा कि ये जितने भी सवाल हैं सबका बेसिक फंडा एक ही है। आपको दो ट्रायंगल्स मिलते हैं और दोनों को आप यूज कीजिए ठीक से। काम आपको एक ही जैसा करना है। अमूमन हमको tan का यूज करने से काम चल जाता है। कभी कभी हो सकता है कि किसी और भी रेशियो का यूज करना पड़े, जैसे कि अगर आपका इससे रिलेटेड है, कोई पतंग है, उसका ये स्ट्रिंग है, तो फिर आपको साइन या कॉस वगैरह का यूज करना होगा। नहीं तो अधिकतर हमको tan का यूज करने से काम हो जाता है। और इसके बाद इसको बनाना बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ कैलकुलेशंस भी नहीं होते हैं, तो थोड़े से प्रैक्टिस से आप कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और भी सवाल डिस्कस करेंगे। टाटा।